नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नजर डालते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट पर और देखते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। दिल्ली स्थित कृषि भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार द्वारा विकसित 4 प्रौद्योगिकियां विकसित की गई, जिसका विमोचन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, पशुपालन एवं डेयरी सचिव अतुल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न विभागों के उप महानिदेशक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वायरस न फैले, उसका बचाव किया जा सके, इस दिशा में समय रहते ही चिंतित भी रहे, प्रयत्नशील भी रहे और उसी का परिणाम है कि 6 टीका और 19 प्रौद्योगिकी आप सब लोगों ने विकसित किए, जिनमें आज 4 का लोकार्पण हुआ है। एनकोवैक्स, पैनकोव एलिसा किट, सर्रा एलिसा किट और अस्तों में डीएनए परीक्षण के लिए जो विधा विकसित की है वह निश्चित रूप से हमारे देश में आपके इस उल्लेखनीय योगदान को हमेशा सराहा जाएगा। देखिए, जहाँ तक मैंने भी जब अभी शुरुआत में बोला भी था कि जहाँ तक ये कोविड की दोनों जो टेक्नोलॉजी आज रिलीज़ हुई हैं, एक तो वैक्सीन और दूसरा जो टेस्टिंग किट, ये हमारे भविष्य में अगर पशुओं में इस बीमारी का आगमन बहुत ही बड़े स्तर पर होता है तो हम उसके लिए टेक्नोलॉजी लेकर तैयार हैं। तो ये हमें पेंडेमिक अगर इस तरह की होती है कोविड की पशुओं में तो उसकी प्रिपेयर्डनेस में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। जहाँ तक सर्रा बीमारी का जो टेस्टिंग किट है, सर्रा एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि सारे पशुओं में पाई जाती है और इसमें वैक्सीन भी आज की तारीख में नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है और पशुओं में मौत हो जाती है। तो अगर समय पे इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी तो जो किसानों को जो नुकसान होता है सर्रा बीमारी से, जो कि करीब 4000 करोड़ के आसपास है साल का, उससे हमें काफ़ी हद तक इसमें मुक्ति मिल सकेगी। तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी पशुपालन के क्षेत्र में। और जहाँ तक चौथी जो टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रीड का डायग्नोस कर रही है, जो उसको ब्रीड पता कर रही है डीएनए किट के द्वारा, उसमें हॉर्सेस में, उसमें जो हॉर्सेस का दाम तय करने में और उनको सेल और परचेज़ करने में ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी। उससे हमारे देश में जो अच्छी ब्रीड के जो हॉर्सेस हैं उनके अच्छे दाम हॉर्स ओनर्स को मिलेंगे, जिससे कि हमारे देश की आय भी बढ़ेगी। देखिए, हमारे आईसीआर के एक संस्थान ने आज 4 किट का विमोचन किया है यहाँ पर, और ये चारों किट में 2 तो कोविड वायरस से रिलेटेड हैं। इसमें पहला है एनकोवैक्स वैक्सीन, जो ये वैक्सीन हमने बनाई है जानवरों के लिए, ख़ास तौर से कुत्तों के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। ये आपको पता होगा कि कोविड वायरस का इन्फेक्शन एनिमल्स में भी गया है, ह्यूमन से एनिमल्स में गया है, और एनिमल्स इसलिए हमें ज़रूरी है कि एनिमल्स में कुछ डेथ भी हुई है। जैसा आपने देखा है कि शेरों में डेथ हुई है, अपने साउथ इंडिया के जूज़ में और यूपी के जूज़ में डेथ हुई है, और विश्व के और भी देशों में कई जानवरों में जैसे मिंक है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनमें भी मॉर्टलिटी हुई है। हालांकि अपने देश में कोई कुत्तों में मॉर्टलिटी नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन शेरों में हुई है। और ये वायरस एनिमल्स में जा रहा है। इस वायरस के
के बचाव के लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत थी। दूसरा ये था कि हमने डायग्नोस्टिक किट हमारे पास कोई नहीं थी, तो हमने इस कोविड वायरस के लिए डायग्नोस्टिक किट भी डेवलप किया ताकि हमें ये पता चल जाए कि किन किन जानवरों में कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, कौन कौन से कैरियर एनिमल हैं, और इससे हमें ये मदद मिलेगी कि कितना व्यापकता से कोविड वायरस जानवरों में गया है। जो हमारी तीसरी टेक्नोलॉजी है वो सर्रा बीमारी होती है, जो कि खून के पैरासाइट कहा जाता है इसे। ये पूरे देश में हर जगह है और हर तरह के एनिमल में होती है, चाहे गाय लीजिए, भैंस लीजिए, बकरी लीजिए, या पिग लीजिए, या ऊँट लीजिए, या घोड़े लीजिए, या वाइल्ड लाइफ में जो है वन्य जंतु में भी काफ़ी होती है। और इसके लिए हमारे पास निदान के लिए बहुत अच्छा कोई डायग्नोस्टिक परीक्षण टेस्ट नहीं था, और हमने एक जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके 4 एंटीजन को लिया है इसमें एक साथ, और लेकर के हमने ऐसा लाइसा डेवलप किया है जिसकी की सुग्राहिता और विशिष्टता दोनों अच्छी है। उसकी वजह से हमारे जानवरों में मृत्यु कम हो जाएगी, और समय से अगर जानवरों को इलाज मिल जाए तो इससे फार्मर्स का बहुत नुकसान जो होता है वो बच जाएगा। और इस बीमारी से लगभग 4.5 करोड़ का लॉस होता है साल भर में, कम से कम हर साल। तो इसमें हमें मदद मिलेगी, किसानों को फ़ायदा होगा। जो हमारी चौथी टेक्नोलॉजी है वो पेरेंटल टेस्टिंग की है। माँ बाप, जैसे घोड़ों में क्या होता है कि जो इक्वाइन ब्रीडर्स हैं उनमें उनका बच्चा की प्राइस जो इस बात से लगती है कि उसका जो स्टैलियन है, जो घोड़ा है, किसका बच्चा है ये। और इसमें लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने फार्मर्स को ये बता सकें कि आपका बच्चा एक इस स्टैलियन का है, और उसके वजह से उसकी प्राइस उसे अच्छी मिलती है। और घोड़ों का भी पासपोर्ट बनता है, जैसे मारवाड़ी तो नहीं है लेकिन थारोवेड हार्सेज में सब घोड़ों का पासपोर्ट होता है। उसमें लिखा होता है कि इनके पेरेंट्स कौन है, इसके माँ कौन है, इसका बाप कौन है। तो उसको ज़रूरी है, इस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस टेस्टिंग की फैसिलिटी अपने देश में अब नहीं के बराबर है, लोग बाग इसको बाहर भेजते हैं। हमारे इस संस्थान ने, एनआरसी इक्वाइन ने, इस पेरेंटल टेस्टिंग को डेवलप किया है, और अब हमारे फार्मर्स बजाय दूसरे जगह जाने के वो सर्विसेज हम लोग इनको प्रोवाइड करेंगे। जी सर, इसका लक्षण क्या है सर? जैसे आदमी का जो कोविड होता है उसका लक्षण है, और टेस्टिंग के उसका सर प्लेस भी है। इसका जो अभी एनिमल के लिए क्या इस तरह से है सर? नहीं, एनिमल में भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं जिस तरह से उसमें भी, जैसे आपने देखा है कि ह्यूमंस में भी जब एलाइसा टेस्ट करते हैं कि एंटीबॉडी क्या प्रिवलेंस है, उसके वजह से वो उसको ये तय करते हैं कि कितने में इम्यूनिटी बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एनिमल्स में भी देखते हैं। इससे हमें व्यापकता पता चलती है कि किन किन जानवरों में इन्फेक्शन हुआ है, और उन्हीं के अगेंस्ट में एंटीबॉडी मिलती है। इससे हमें पता चल जाता है कि वायरस का संचरण जानवरों में हो रहा है, और वहाँ जाकर वायरस बदल सकता है, बदल करके हो सकता है फिर दोबारा ह्यूमन में आ सकता है ये। इसलिए ज़रूरी है कि हम एनिमल्स में भी जो हमारे खासतौर से जो मतलब कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, या शेर हैं, टाइगर हैं, लेपर्ड्स हैं, इनमें बीमारी को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज़रूरी है, और उनको टेस्टिंग ज़रूरी है कि इनमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। पहले वो इंजीनियर था, मुंबई जैसी हाई फाई सिटी में रहता था, लेकिन फिर कोरोना ने दस्तक दी, लॉकडाउन हो गया, उसे पलायन करना पड़ा वापस अपने गांव में। अब वो हरियाणा में है, जैविक खेती कर रहा है, बीड़ा उठाया है कि प्रकृति को बचाएगा, मिट्टी को स्वस्थ बनाएगा। ये है हमारे आज के प्रगतिशील किसान रविंद्र मलिक। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका खेती किसानी का सफर। कोरोना कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाया है। बहुत से लोगों की जिंदगी तो 360 डिग्री घूम गई। रविंद्र मलिक 360 डिग्री वाली कैटेगरी में हैं। खेतों में पसीना बहाते शख्स को देखकर कौन कहेगा कि ये सिविल इंजीनियर है। इंजीनियर से किसान बनने की इनकी कहानी सिर्फ 2 साल पुरानी है। तब ये मुंबई में जॉब करते थे। कोरोना आया और लॉकडाउन ने इन्हें वापस अपने गांव भैंसवाल कला पहुंचा दिया। इन्होंने अपने कई जान पहचान वालों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जान गंवाते देखा था। इनका मानना है कि इन बीमारियों का एक कारण फसलों में डाले जाने वाले रसायन भी हैं। जैविक खेती की और इनके रुझान की यही सबसे बड़ी वजह बनी। लॉकडाउन के कारण जब मैं गांव में रहा तो मैंने गांव में 12-13 दिन तक, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो खेतों में रहना स्टार्ट किया। खेतों की ज़िंदगी जी। यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, देखा कि किस तरह से हम मेट्रो सिटी में और किस खेतों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। मेट्रोज़ में हम सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, अगर ज़िंदगी जीनी है तो हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए। यहाँ रहते हुए मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते गए। मैंने अपने पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देखा। उन विचारों में मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने अपने बहुत निजी लोगों को कैंसर के कारण खो दिया। उनमें से एक साथी मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनके पिताजी का देहांत जब हुआ तो वो उनके दाह संस्कार पे भी नहीं आ पाए इस लॉकडाउन के कारण। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में आती गई। जब हम देखते हैं इस तरह की कोई मौत होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा पहले वाला खाना नहीं रहा और हमारा खाना बदल गया। अब हमारे खाने में केमिकल आ गया, जहर का रूप इतना हो गया हमारे खाने में कि हमारा शरीर, हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग लोग, यहाँ तक कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उस शिशु को भी हम एक शुद्ध खाना नहीं दे पाते हैं। ये इस तरह के जब विचार आए तो ये हुआ कि भाई क्यों ना हम शुरुआत करें जहर मुक्त खाना बनाने की। तब हमने शुरुआत की जी। इसमें हमने काफ़ी लोगों से कुछ बातचीत की, सीखा, उनके खेतों को विज़िट किया, देखा, समझा। इसमें जो चीज़ें थी मेन वो थी कि हम केमिकल को छोड़ दें, जो हमारा मूल रूप है खेती का। हमने अपनी धरती को, पानी को, हवा को अगर शुद्ध करना है तो हमें खेती में ही सुधार करने होंगे। हम कितने ही पेड़ लगा लें, कितने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएँ, उन सब का तब तक यूज़ नहीं रह जाता जब तक हम जहर को डालना बंद ना कर दें। हम स्प्रे के रूप में जब जहर डालते हैं तो वो हवा में भी जाता है, धरती में भी जाता है और धरती के थ्रू पानी में भी जाता है। उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शुद्ध खाना होगा। शुद्ध खाने के लिए हमें शुद्ध खुद उगाना होगा। अब लोग ये कहते हैं कि भाई आप सब्जियां उगा रहे हो। एक समझदार आदमी ने हमें बताया कि आप सब्जियां नहीं, आप सेहत उगा रहे हो, तो हमें सेहत उगानी होगी। इन चीज़ों से हमने शुरुआत की। रविंद्र मलिक ने 2020 में जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन कामयाबी इम्तिहान लेती है। पहले साल इन्होंने गेहूं बोया तो नुकसान हो गया, पैदावार कुछ नहीं हुई और रही सही कसर खरपतवार ने पूरी कर दी। इसके बाद इन्होंने सब्जियों की मिश्रित खेती में किस्मत आजमाई और पहले साल 1 एकड़ में 12 तरह की सब्जियां बोई। फसल आई तो गांव की सड़क पर रखकर उसे बेचना शुरू कर दिया, पर चुनौतियां अभी भी कम नहीं थी। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि हम कैसे विश्वास करें, भई आप जहर नहीं डाल रहे हो।
तो उसका एक ही जवाब था कि आप इसको खा के देखिए। बहुत सारे फीडबैक आए हमारे पास, उनमें से कुछ फीडबैक ऐसे थे कि भाई हमने ये सब्जियां लाइफ में पहली बार इस तरह के टेस्ट में खाई हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे जो घिया और तोरी नहीं खाते थे अब चाव से खाते हैं। कई लोगों ने हमें बताया कि हम जब सब्जियां काटते हैं, काटने से लेके छीलने तक, बनाने तक, हमें खाने तक, हर स्टेज पे अलग फील होता है। जब आप पूर्ण रूप से जैविक पे आ जाते हैं तो आपको खुद को, खुद के परिवार को, आस पड़ोस को, सबको आप जहर मुक्त खाना दे रहे हैं। ये जहर मुक्त खाने की शुरुआत कोई भी कर ले, मुसीबतें सबको आनी है, कभी भी कर ले तभी आनी है। जैविक खेती दरअसल मिट्टी की सेहत पर काम करती है और इसमें रसायनों का इस्तेमाल कम ही होता है। यही वजह है कि शुरुआत में कम पैदावार होती है। कम उपज की वजह से जैविक सब्जियां महंगी होती हैं। लेकिन रविंद्र मलिक दूसरी सोच के इंसान हैं। सबसे पहली मुसीबत है जी, पैदावार कम होएगी। उस पैदावार को आप कैसे बढ़ा सकते हो? आप काम उस पे करो। रेट बढ़ा के समाधान नहीं है, पैदावार बढ़ानी होगी। जैविक खेती के लिए रविंद्र मलिक केचुआ खाद, जीवामृत, डीकंपोजर, गोबर गैस की स्लरी और फसल अवशेष का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत बेहतर हो रही है बल्कि पैदावार में भी इजाफा देखने को मिला है। इस साल उन्होंने दिल्ली और गुरुग्राम में डोर टू डोर सब्जियां भेजना शुरू किया है। वहां से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बल्कि कई खरीदार इनकी माउथ पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। रविंद्र मलिक ने दूसरे जैविक किसानों को भी अपने साथ जोड़ लिया है और जब भी जरूरत होती है फसलों का मूल्यवर्धन करके बेचते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल हरी मिर्च का भाव अच्छा नहीं था तो उसे सूखी लाल मिर्च बनाकर बेचा। इसी तरह सरसों के दाने के बजाय उसका तेल बेच रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। हालांकि अभी भी वो खरपतवार की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद जैविक खेती के फैसले पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसका भी समाधान निकल आएगा। प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें, प्रकृति के साथ हाथ मिला के उसकी चीज़ों को समझ के तब हम काम करें। अब जब हम ये जैविक खेती कर रहे थे तो हमारे आस पड़ोस के लोग, घर वाले, हमारे रिश्तेदार, उन सब ने भी ये कहा कि भाई आप क्यों कर रहे हो, आप अपनी नौकरी कर लो, क्यों आप गोबर में गोबर होके रहते हो, क्यों मिट्टी में मिट्टी हो रहे हो। ये तो जी शुरुआत है, शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा अगर खाना है, स्वस्थ रहना है तो जैविक की तरफ जाना पड़ेगा, हमें जहर को छोड़ना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ हमें पैदा करना है। लोग शुद्ध खाना चाहते हैं, उनको शुद्ध खाने की चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो वो उसकी कीमत भी दे देते हैं। इस साल हमने दिल्ली और गुड़गांव में घर पे सब्जियां भेजना शुरू किया। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत लोगों ने ऐसा भी किया है कि हमारे से सब्जियां खरीद के अपने रिश्तेदारों में, जानकारों में वो सब्जियां बांटी हैं कि आप खा के देखिए कितना इसमें टेस्ट में फ़र्क है, उसकी सेल्फ़ लाइफ कितनी ज़्यादा है। हमें चीज़ों को समझना होगा। हमारे जितने भी किसान साथी हैं जो जैविक कर रहे हैं, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें तो मैं अकेला नहीं उगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे खेत में नहीं हो सकती, वो हमारे दूसरे साथी जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं, हाथ मिलाएं एक दूसरे के साथ, उन चीज़ों को हम प्रोसेस करें, एक दूसरे की चीज़ों को सहयोग करें, उगाने में भी और बेचने में भी। उसी तरह से हम काम करते रहें। फसलों में जहरीले रसायनों के खिलाफ अब जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग सेहत को लेकर भी सतर्क हो रहे हैं। ये जागरूकता जैविक उत्पादों और रविंद्र मलिक जैसे किसानों के लिए अच्छा संकेत है। ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, मोदी सरकार का लक्ष्य ही ये है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और इसी के लिए उन्हें सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फसल बीमा यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये योजना किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।